हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टूडियो विद आशीष चौधरी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत एक क्लास नंबर 9th है। दोस्तों, इस क्लास के पहले अभी हम हिमालय पर्वत को पढ़ रहे हैं और हिमालय पर्वत के अंतर्गत पिछले क्लास में हमने हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में देखा, कैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अब हम इस क्लास में देखेंगे कि हिमालय पर्वत की क्या विशेषताएं हैं और विशेषताओं के साथ साथ हिमालय पर्वत की क्या महत्व के साथ देखेंगे हम कौन सी श्रृंखला किस जगह पाई जाती है, कौन सी श्रृंखला किस श्रृंखला के उत्तर में है, कौन सी श्रृंखला किस श्रृंखला के दक्षिण में है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हिमालय पर्वत की विशेषताएं। हिमालय पर्वत की विशेषताओं में सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कब हुई है। तो देखिए, हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है वो सेनाजोइक महाकल्प में हुई है, सेनाजोइक महाकल्प में हुई है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्सरी युग में हुई है, टर्सरी युग में हुई है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वो अल्पाइन पर्वत के युग में हुई है। तो मेसोजोइक व टर्सरी युग में इसकी उत्पत्ति हुई है, मेसोजोइक महाकल्प में। तो देखिए दूसरा, हिमालय पर्वत को पर्वत राज कहते हैं। पर्वत राज क्यों कहते हैं? पर्वतों का राजा, पर्वतों को राजा की वजह से ही हिमालय को पर्वत राज कहते हैं। अब पर्वत राज क्यों कहते हैं? तो देखिए, विश्व में बहुत सी श्रेणी है, विश्व में बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। उन पर्वत श्रेणियों में हिमालय की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसकी जो ऊंचाई है बहुत ही अधिक है। एक उदाहरण आप ये लीजिए, एशिया की 94 बड़े बड़ी ऊंची जो चोटियां हैं, उन 94 चोटियों में 92 जो चोटियां हैं वो हिमालय की ही हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हिमालय जो है वो बहुत बड़ी बड़ी चोटियों, बहुत ऊंची ऊंची चोटियों की संरचना बनाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत जो है वो पर्वतों का राजा है। अब देखते हैं, हिमालय पर्वत के अंतर्गत 4 श्रेणियाँ आती हैं। हिमालय पर्वत के अंतर्गत 4 श्रेणियाँ आती हैं। सबसे उत्तर में श्रेणी जो है उसको हम कहते हैं पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। अब इसको पार हिमालय क्यों कहते हैं, ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं, इसको हम अगले चैप्टर में विस्तार से देखेंगे। अब इतना समझिए, पार हिमालय क्योंकि वो हिमालय के उस पार है, जो मुख्य हिमालय है उसके पार में है। तो जो ट्रांस हिमालय है या पार हिमालय है वो है सभी हिमालय की श्रेणियों में सबसे उत्तर में है। दूसरा है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय जो कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है, जो कि एक लंबी श्रृंखला है 2500 किलोमीटर की, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। इसके बाद उसके दक्षिण में आती है वो है लघु हिमालय। लघु हिमालय, हिमालय जो वृहद हिमालय है उसके दक्षिण में आती है। और चौथी और अंतिम जो पर्वतमाला है वो है शिवालिक, जिसको कहते हैं वाय हिमालय। तो आप कह सकते हैं कि हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणी आती है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, चौथा व अंतिम है शिवालिक श्रेणी। देखिए, हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। हम लोग अभी मैप के माध्यम से देख रहे हैं, ये रॉकीज पर्वत है, ये एंडीज पर्वत है और भी कई ऐसे बड़े बड़े पर्वत हैं जो कि हिमालय से बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं, मगर इनकी जो दिशा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। हिमालय की जो दिशा है, जो संरचना है वो पूरब से पश्चिम की ओर है। तो पूरब से पश्चिम की ओर पाई जाने वाली सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो है हिमालय। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय जो है पूरब से पश्चिम विस्तार वाली सबसे बड़ी श्रृंखला है, सबसे बड़ा पर्वतमाला है। देखिए, हिमालय की लंबाई, हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। हिमालय की लंबाई कहीं कहीं पर ये 2400 किलोमीटर दिया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के आधार पर हम देखेंगे कि हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है, इसकी अगर लंबाई हम देखते हैं तो पश्चिम में जो नंगा पर्वत है, पश्चिम के नंगा पर्वत से पूरब की ओर जाते हैं और तिब्बत में स्थित नामचा बरवा पर्वत पर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत, और नामचा बरवा पर्वत जो है वो तिब्बत में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि इंडिया में है।
कई लोगों से आपने पढ़ा होगा कि नामचा बरवा जो पर्वत है वो इंडिया में है, तो ये पर्वत जो है वो तिब्बत में है। देखिए अब इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर से 160 किलोमीटर है। तो देखिए कैसी है, 400 किलोमीटर। यहाँ पर हिमालय उत्तर मतलब भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो हिमालय की जो चौड़ाई है वो काफ़ी अधिक है, और जैसे ही हम पूरब की ओर जाते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है। तो जो हिमालय है उसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, उसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई देखी जाए तो उत्तर की तरफ और भारत के मैप में पश्चिम की ओर 400 किलोमीटर, जैसे हम पूरब की ओर जाते हैं तो 160 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय जो है वो 2500 किलोमीटर लंबा है और पश्चिम में 400 किलोमीटर है, और जैसे ही हम पूरब की ओर जाते हैं वो ये सकरा होते जाता है, सकरा होते जाता है और 160 किलोमीटर है। देखिए हिमालय का आकार धनुषाकार है, हिमालय का जो आकार है वो धनुषाकार है। देखिए अभी आप देख रहे होंगे ये धनुषाकार है। देखिए ये हिमालय है और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम इसको ये बनाते हैं, ये इसकी जो संरचना होगी वो ऐसे होगी। देखिए इसकी जो संरचना है वो धनुषाकार है। हिमालय की जो संरचना है वो धनुषाकार है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हिमालय की संरचना एक धनुषाकार संरचना है। तो देखिए हिमालय पर्वत के उत्तर में जाते हैं तो पाते हैं हमें कि विश्व का सबसे बड़े बड़े पठारों में से एक तिब्बत का पठार है, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जाते हैं तो विश्व के सबसे बड़े बड़े मैदानों में से एक मैदान है वो कि उत्तर का मैदान है, भारत के उत्तर का मैदान कहते हैं उसे। तो हिमालय के हम अगर दक्षिण में देखते हैं तो उत्तर का मैदान है, उत्तर में देखते हैं तो तिब्बत का पठार है। तो देखिए उत्तर के मैदान की ओर हिमालय उत्तर लें, और अगर हिमालय के उत्तर में देखें तो तिब्बत की ओर अवतल है, तिब्बत की ओर इसका जो आकार है जो वो अवतल है। तो अब इसे समझ गए होंगे कि हिमालय की जो संरचना है वो तिब्बत या फिर उत्तर की ओर अवतल है, वो दक्षिण या फिर उत्तर के मैदान की ओर उत्तल है। देखिए अब हिमालय का विस्तार हम देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि हिमालय का विस्तार किस किस देश में है, या फिर ऑप्शन आते हैं कि हिमालय का विस्तार किस देश में नहीं है, और ऑप्शन आ जाता है आपका, तो उसमें एक ऑप्शन जो कि नहीं है उसको आप अलग कर देंगे या फिर जिसको पूछा गया है। तो देखिए फिर से इसको रटने से अच्छा है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ने से अच्छा है कि आप मैप के माध्यम से पढ़िए। देखिए हिमालय की जो शुरुआत होती है वो अफ़गानिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान में आती है। तो देखिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसके बाद चाइना आता है, इसके बाद नेपाल आता है, नेपाल के बाद भूटान आता है, भूटान के बाद म्यांमार आता है। देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा साधन है ये है कि जैसे ही हमने भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद किए थे, उसी सीरीज से हम हिमालय जिस जिस देशों में फैला हुआ है उनको पढ़ेंगे। देखिए केवल एक देश ऐसा है जो कि भारत का पड़ोसी देश है, वहाँ पर हिमालय नहीं है, देश का नाम है बांग्लादेश। अगर कहीं ऑप्शन आता है कि हिमालय किस देश में नहीं है, ऑप्शन में आता नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो देखिए भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में हिमालय नहीं है। अब देखते हैं हिमालय का क्षेत्रफल। हिमालय अभी बताया कि हिमालय एक बहुत बड़ी संरचना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा देखते हैं हिमालय, हिम प्लस आलय, इसका अर्थ देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे इस पर्वतमाला को
हमने हिमालय बोला। देखते हैं हिमालय तो देखिए हिम प्लस आलय से बना है हिमालय। हिम का मतलब होता है कि आप नॉर्मल जानते हैं कि बर्फ। आलय मीन्स होता है का घर या फिर घर जहाँ पर रुकते हैं। तो देखिए बर्फ़ों का घर ऐसी जगह है जो बर्फ़ ही बर्फ़ से भरी हुई होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ होती है वो ध्रुवों पर होती है। सबसे अधिक जो बर्फ़ होती है वो ध्रुवों पर होती है। तो माना जाता है कि ध्रुवों पर पाई जाने वाली बर्फ़ के बाद सबसे ज़्यादा बर्फ़ जो पृथ्वी में पाई जाती है वो हिमालय पर ही पाई जाती है। तो ध्रुवों के बाद सबसे अधिक जो हिम होती है वो हिमालय पे ही होती है, क्योंकि बहुत ऊंची चोटियाँ हैं, बहुत ऊंचे पर्वत है। तो देखिए हिम प्लस आलय, बर्फ का घर को हम कहते हैं हिमालय। हिमालय शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, बना है वो संस्कृत शब्द से बना है। हिमालय संस्कृत शब्द से बना है, उसका मतलब है बर्फ का घर। अब देखिए अगला, देखिए हिमालय पर्वत को नवीन पर्वत, बलित पर्वत, मोड़दार पर्वत कहते हैं। आप इसको भी याद करेंगे, भूल जाएंगे बलित भी है या नहीं है, मोड़दार भी है कि नहीं है। इससे अच्छा है कि आप उसको थोड़ा शब्दों पर जाइए। देखिए हिमालय पर्वत को नवीन पर्वत कहते हैं। हम जनरली देखते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कि ये पर्वत बढ़ रहा है क्या, इसकी लंबाई बढ़ रही है क्या। तो देखिए हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वत है। जैसा कि भारत की जो संरचना है और भारत की जो एक विशेषता है वो ये है कि भारत में पुरानी से पुरानी चट्टानें, इसके साथ पुराने से पुराने पर्वत पाए जाते हैं। तो विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में एक पर्वत है अरावली, जो कि भारत में पाया जाता है। और विश्व के नए से नए पर्वतों में एक है हिमालय, जो कि भारत में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के बड़े से बड़े या फिर पुराने से पुराने पर्वत, विश्व के नवीन से नवीनतम पर्वत भी भारत में पाए जाते हैं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि हिमालय एक नवीनतम पर्वत है। दूसरा बलित पर्वत है। तो देखिए हमने पढ़ा कि बलित जो है वो बलन शब्द से लिया गया है, इसलिए हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो बलन के द्वारा हुई है। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो बलन की क्रिया के द्वारा ही हुई है। तो बलन क्रिया से ही इस पर्वत का नाम पड़ा है बलित पर्वत। तीसरा देखते हैं मोड़दार पर्वत। हमने अभी पिछली क्लास में हिमालय की जो उत्पत्ति बताई, उस उत्पत्ति से आप समझ सकते हैं कि देखिए ये यूरेशिया प्लेट पूरब की ओर मूवमेंट कर रही है, और जो इंडियन प्लेट है वह उत्तर पूर्व की ओर कर रही है। तो जब यहाँ पर टेथिस सागर में ये नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ थीं वो यहाँ अपने अवसाद छोड़ रही थी टेथिस सागर में। ऐसे यूरेशिया प्लेट्स में बहने वाली जो नदियाँ थी वो अवसाद छोड़ रही थी। तो यहाँ जो था वो अवसाद भरते जा रहा था टेथिस सागर में। जब ये आपस में मिलने जा रही थी दोनों प्लेट, तो यहाँ पर जो अवसाद था जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में था, वह सिकुड़ने लगा और मोड़ देने लगी। जब ये और पास आई तो ये और ज़्यादा मोड़ होने लगी। जब मोड़ होने लगी तो ये टेथिस सागर में पाया जाने वाला अवसाद जो है वो ऊपर की ओर उठ गया। किसके द्वारा उठ गया? ऊपर की ओर उठ गया। किसके द्वारा? फलन प्रक्रिया के द्वारा इसका अवसाद फोल्ड होने लगा, मोड़दार होने लगा। इसलिए ये मुड़कर ऊपर की ओर हिमालय जैसी बड़ी संरचना का निर्माण कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत एक फोल्डिंग व मोड़दार पर्वत है। देखिए हिमालय पर्वत जो है उसका विस्तार बताया गया कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो पश्चिम में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाने वाला नंगा पर्वत से पूरब की ओर जाता है और तिब्बत के पठार में पाए जाने वाले नामचा बरवा पर्वत तक है। तो हिमालय देखिए यहाँ पर है नंगा पर्वत, ये लद्दाख है। तो यहाँ से जाता है और ये पूरी संरचना बनाते हुए यहाँ तक दक्षिण में मुड़ जाता है। तो
हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब की ओर नामचा बरवा तक है। नंगा पर्वत से ये हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। नंगा पर्वत से ये हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है तो दो श्रृंखला बनाता है। एक श्रृंखला पाकिस्तान में चली जाती है जिसको कहते हैं हम सुलेमान, और एक श्रृंखला एक पर्वत चला जाता है अफगानिस्तान में जिसको कहते हैं हम हिंदू कुश, जिसको कहते हैं हिंदू कुश और सुलेमान। इसी तरह जैसे ही हम देखते हैं कि नामचा पर्वत से दक्षिण की ओर मुड़ता है तो कुछ श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। एक जो पार्ट है वो चला जाता है म्यांमार में, एक जो पार्ट है वो भारत में ही रहता है जो कि छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण करता है। एक छोटा सा जो हिस्सा होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, एक नागा में होता है, एक मणिपुर में होता है, एक मिजोरम में होता है। तो देखिए हिमालय जब अरुणाचल प्रदेश में होता है जो कि छोटे हिस्सा होता है उसको कहते हैं पटकोई बूम, कहते हैं पटकोई बूम। तो दक्षिण में आता है वहाँ राज्य है नागालैंड, वहाँ कहते हैं नागा पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ। इसके बाद और दक्षिण में आते हैं पड़ता है मणिपुर, वहाँ कहते हैं मणि पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ। इसके दक्षिण में और आता है वहाँ है मिजोरम, उसे कहते हैं मिजो की पहाड़ियाँ, मतलब मिजोरम की पहाड़ियाँ। इसके बाद एक दूसरा जो हिस्सा है वो चला आता है म्यांमार में, और वहाँ म्यांमार में इसको कहते हैं अराकान योमा, और अराकान योमा ही दक्षिण की ओर चला जाता है। और भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसका भी ये निर्माण करता है। हिमालय के द्वारा ही माना जाता है कि हिमालय के द्वारा ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, वही उसकी चट्टानें हैं। हिमालय की ही चट्टानें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। तो देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है, उसके उत्तर में क्यूनूल की पर्वतमाला। देखिए ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार है। हिमालय पर्वत के उत्तर में है तिब्बत का पठार, उस तिब्बत के पठार के उत्तर में है क्यूनलून पहाड़ या पर्वतमाला। तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार और तिब्बत पठार के उत्तर में है क्यूनलून पर्वतमाला। अब देखते हैं हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है। जैसा कि हम पहले भी पढ़े हैं कि हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में उत्तर का मैदान है। उत्तर के मैदान किसके द्वारा बनाया गया, तो उत्तर का मैदान सिंधु नदी, इसको हम सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, मतलब तीन बड़ी बड़ी नदियों व उनकी सहायक नदियों के द्वारा एक बहुत बड़ा जडोल मृदा का निर्माण होता है, जो कि ये पूरा हिस्सा जो कि कहलाता है उत्तर का मैदान, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटा सा मध्य प्रदेश और मेघालय, असम, ये सब राज्य आते हैं। अब देखते हैं हिमालय पर्वत भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख। देखिए अब ये आता है कि हिमालय पर्वत किस किस राज्य में फैला हुआ है, किस किस राज्य में इसका विस्तार है। तो देखिए इसके पहले अभी हमने पढ़ रहे थे कि जम्मू कश्मीर अकेला राज्य था, इसलिए जो हिमालय है उसका विस्तार जम्मू कश्मीर में भी है। अब लेकिन दो भागों में बट गया है। तो देखते हैं हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। तो दो केंद्र शासित 4 राज्यों में इसका विस्तार है। हिमालय का 2 केंद्र शासित 4 राज्यों में इसका विस्तार है। देखिए हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिम से पूरब की ओर घटती जाती है। जैसे ही हम पश्चिम पूरब, पूरब पश्चिम, पश्चिम से हम पूरब की ओर जाते हैं तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो घटती जाती है। यहाँ पर हमने बताया ये 400 किलोमीटर है, जैसे ही हम पूरब की ओर जाते हैं ये 160 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन
जैसे ही हम पूरब की ओर जाते हैं इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती जाती है, मगर इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी बड़ी बड़ी जो चोटियाँ हैं उनकी संख्या, उनकी ऊंचाई बढ़ती है। किसकी ओर? पूरब की ओर। तो पूरब की ओर चौड़ाई कम होती है लेकिन ऊंचाई बढ़ती है। अब देखते हैं हम, अब देखिए हिमालय पर्वत की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है। वही बताया भी हमने कि हिमालय पर्वत पूरब की ओर जाते हैं तो चौड़ाई घटती है लेकिन ऊंचाई बढ़ती है, और हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई मध्य में है। सबसे अधिक ऊंचाई मध्य में है। मध्य का मतलब है नेपाल में है, इसलिए विश्व की बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं वो नेपाल में पाई जाती हैं। देखते हैं अब, हिमालय पर्वत विश्व के नवीनतम पर्वतों में से एक है। हिमालय पर्वत विश्व के नवीनतम पर्वतों में से एक है। जैसे अल्पाइन पर्वत हुआ, जैसे एंडीज पर्वत हुआ, ये विश्व के नवीनतम पर्वत हैं। इन नवीनतम पर्वतों में से भारत का हिमालय पर्वत भी एक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, अभी हमने पढ़े थे पिछली कुछ क्लासों में, ये हैं देशांतर रेखाएं। जैसे ही हम उत्तर की ओर जाते हैं इसकी देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है और विषुवत में सबसे अधिक होती है। तो देखिए भारत का जो विस्तार है वो 68 से 97 है, और हिमालय का जो विस्तार है वह, जैसे इसको हम देखते हैं तो ये लगभग 29-30 देशांतर है। तो हिमालय का जो विस्तार है वह 29-30 ना होके बल्कि 22 देशांतर है। सीधे समझिए, हिमालय का विस्तार 22 देशांतरों में है। कितनी देशांतरों में है? 22 देशांतरों में है। देखिए इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हिमालय जो है, देखिए ये हिमालय है लगभग, हिमालय की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हिमालय पश्चिम की ओर दक्षिण में अक्ष संगी मोड़ द्वारा मुड़ा हुआ है। ये क्या है? नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत से दक्षिण की ओर अक्ष संगी मोड़, ये कौन सी मोड़ है? अक्ष संगी मोड़। इसी तरह पूरब में भी ये नामचा पर्वत के द्वारा अक्ष संगी मोड़ द्वारा मुड़ा हुआ है। तो अक्ष संगी, ये कौन सी मोड़ है? अक्ष संगी मोड़, या फिर इसको कहते हैं हम हेयर पिन टर्न। हेयर पिन टर्न, तो देखिए इसको कहते हैं अक्ष संगी मोड़। इसके अलावा हेयर पिन टर्न, तो अक्ष संगी मोड़ और हेयर पिन टर्न। तो अभी हमने हिमालय की विशेषताओं को पढ़ा, तो अब हम देखते हैं हिमालय के कुछ महत्व हैं। देखिए महत्व का मतलब होता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि हिमालय हमारे देश के लिए प्राकृतिक रूप से, हमारे देश के लिए आर्थिक रूप से, हमारे देश के लिए सामाजिक रूप से, या फिर किसी भी तरह से हमारे देश के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हिमालय भारत की उत्तरी राजनीतिक सीमा के साथ साथ प्राकृतिक सीमा का भी निर्धारण करता है। देखिए हिमालय भारत की उत्तरी राजनीतिक सीमा किसको द्वारा बनाई जाती है? एक देश से दूसरे देश की राजनीतिक सीमा वो सीमा होती है जो कि वहाँ पर राजनीतिक व प्रशासनिक तो माना जाता है कि इस देश का यहाँ तक अधिकार है। देखिए अभी हमने बताया था पिछली क्लास में कि जब हम एक देश से दूसरे देश की सीमा बनाते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की सीमा बनाते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले की सीमा बनाते हैं, यहाँ तक कि एक गांव से दूसरे गांव की जब हम सीमा बनाते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं, तो उस निर्धारण को करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या उस सीमा पे कोई नदी है, क्या उस सीमा पर कोई झील है, क्या उन दोनों की सीमाओं पर कोई पर्वत है, या फिर कोई पठार है, या फिर कोई पहाड़ी है। तो इसी तरह भारत और चीन का जो राजनीतिक सीमा है उसका निर्धारण जो हुआ है वह हिमालय के द्वारा ही हुआ है। तो हिमालय के उत्तर में
चीन है, और हिमालय से ही और हिमालय के दक्षिण में हमारा देश भारत है। तो हिमालय भारत की राजनीतिक सीमा का निर्धारण करता है, इसके साथ साथ प्राकृतिक सीमा का भी निर्धारण करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हिमालय के उत्तर में जाते हैं तो पठार है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हिमालय की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। हिमालय पर हमेशा बर्फ़ ढकी रहती है। इसी के अलावा हिमालय के द्वारा ही प्राकृतिक सीमा का निर्धारण ऐसे भी करता है कि हमारा जो भारत है वह साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है और जो तिब्बत के पठार का टेम्परेचर है, इसमें बहुत अंतर रहता है। हमारा टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है मैदान का की अपेक्षा तिब्बत के पठार की अपेक्षा हमारा टेम्परेचर अधिक रहता है। तो प्राकृतिक रूप से यह क्या है, सीमा बनाता है। अब आइए देखते हैं दूसरा, हिमालय भारत की जलवायु को अलग करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, हिमालय भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु जो है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। तो देखते हैं इन दोनों पॉइंटों को हम। भारत की जो जलवायु है वह देखिए, इन दोनों पॉइंटों को हम देखते हैं कि भारत की जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? हिमालय के द्वारा। देखिए, यहाँ पर पाया जाता है हिमालय, साइबेरिया। देखिए, ये है भारत, हमारा जो देश है, जहाँ से साइबेरिया या फिर ध्रुवों से ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। तो भारत में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं आती हैं और इन देशों को, रूस को, मंगोलिया को, कजाकिस्तान को, चीन को ठंडा करते जाती है, क्योंकि हवाएं बहुत ठंडी आती हैं, बहुत ठंडी चलती हैं। तो अगर हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं भारत में आ जाती और टेम्परेचर बहुत ही कम कर देती हैं, जिस वजह से हमारे उत्तर के मैदान में एकदम ठंडी ठंड होती है। हिमालय है, इस वजह से ये सभी जो साइबेरियाई हवाएं हैं इनको रोक लेती है और तिब्बत पर ही रोककर इसका प्रभाव दिखाती है। तिब्बत पर ही इन हवाओं को रोककर प्रभाव दिखाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जलवायु बहुत अंतर है। किसकी वजह से है? हिमालय की वजह से। हिमालय की वजह से तिब्बत या चीन में और भारत में बहुत अंतर है जलवायु का। अब देखते हैं, हिमालय पर्वत से ही भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। देखिए, हमने पढ़ा ये विषुवत रेखा है 0, ऊपर उत्तर की ओर जाते हैं 23.5 डिग्री है, ये दक्षिण में 23.5 डिग्री है, ये 66 है, ये 66/2 है। इस एरिया को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि सूर्य जो है वो यहाँ पर लगभग साल भर चमकता रहता है। यहाँ जाएगा, इसके बाद दक्षिण की ओर जाएगा, दक्षिण की ओर फिर उत्तर की ओर, मतलब सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो 23.5 उत्तर में, 23.5 दक्षिण में स्थानांतरण होती रहती है। भारत की जो स्थिति है, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और भारत की जो स्थिति है वो है लगभग यहाँ, ठीक। तो भारत जो है वो आधा उष्णकटिबंधीय में है, वो आधा शीतोष्ण में है। तो भारत की जो स्थिति है वो दक्षिण में तो ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर उष्णकटिबंधीय में है, लेकिन जैसे ही हम उत्तर की ओर जाती तो यहाँ पर भी भारत की जो स्थिति है वो इसके मुताबिक नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये देखते हैं। जहाँ पर इतना टेम्परेचर यहाँ होता है वो भारत में नहीं है। क्यों नहीं है, उसको देखते हैं। अभी हमने बताया कि साइबेरियाई जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको हिमालय रोक लेता है। जब हवाएं रोक लेता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है की अपेक्षा है यहाँ। अगर हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं, ठंडी साइबेरियाई हवाएं उत्तर के मैदान पर प्रभावित हो जाती हैं और यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम कर देती हैं। हिमालय की वजह से यहाँ पर ठंडी हवाएं बिल्कुल नहीं आती हैं। तो जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उष्णकटिबंधीय रेखा है, जिसको कहते हैं हम कर्क रेखा, तो कर्क रेखा की ही किरणें, हवाएं जो होती हैं वो यहाँ की ओर चल देती हैं। इस वजह से यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ का क्षेत्रफल, कहने का मतलब यहाँ का एरिया टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर लगभग बराबर रहता है। किसकी वजह से?
हिमालय की वजह से। तो इसको तो हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय हो गया। क्यों? क्योंकि ये उष्ण नहीं है, लेकिन इसको उष्ण बनाया गया है किसकी वजह से? हिमालय जैसी बड़ी संरचना की वजह से इसको उष्णकटिबंधीय बनाया गया है। ठीक। अब मानसूनी कैसे है? तो देखिए, मानसून जब उठते हैं तो यहाँ से चलते हैं, चलने के बाद वो भारत में आते हैं। भारत में आते हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो ये सीधे तिब्बत की ओर, चीन की ओर चल देता, क्योंकि जो मानसून होता है उसमें बहुत भारी मात्रा में पानी होता है। अगर पर्वत हिमालय नहीं होता तो ये तिब्बत की ओर, चीन की ओर चल देता और भारत में एक भी बारिश नहीं करवाता। लेकिन हिमालय जैसी बड़ी संरचना है, इस वजह से जो ये है मानसूनी हवाएं हैं, ये पूरी हवाएं पर्वतमाला रोक लेता है। जब पर्वतमाला रोक लेता है तो ये क्या होता है कि जो सभी हवाएं होती हैं वो रुक जाती हैं। रुकने के बाद जितना भी उसमें नमी होती है, पानी होता है, वो छोड़ देती हैं और उत्तर के मैदान में 3 से 4 महीने घनघोर बारिश, बहुत तेज बारिश करवाती है। इसी वजह से भारत को एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश बोला जाता है। अब देखते हैं हम अगला। देखिए, हिमालय पर्वत से ही उत्तर की नदियां बारहमासी होती हैं। बारहमासी का मतलब क्या हुआ? देखिए, भारत में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। एक नदियां उत्तर के मैदान से निकलती हैं, दूसरी नदियां प्रायद्वीपीय से निकलती हैं। तो भारत में जो बारिश होती है वो 4 से 5 महीने होती है। तो दक्षिण की नदियां जो होती हैं वो इसी बारिश की वजह से निर्भर रहती हैं। कैसे होती हैं कि बारिश रहती है, जून जुलाई से शुरू होती है और दिसंबर तक इन नदियों में पानी रहता है। इसके बाद ये नदियाँ जो होती हैं वो एकदम सूख सी जाती हैं, पानी बहुत कम रहता है। लेकिन हिमालय में क्या है? कि हिमालय की सभी नदियाँ ग्लेशियर से जुड़ी हुई हैं। ग्लेशियर गर्मी में पिघलता है। बारिश हो, मानसून हो या ना हो, लेकिन गर्मी होगी, टेम्परेचर अधिक होगा, इसकी वजह से पिघलेंगी। पिघलने के बाद इसका पानी कहीं ना कहीं जाएगा। वही पानी, हिमनदों का पानी, ग्लेशियर का पानी, हिमालय का पानी, बर्फ़ का पानी नदियों के रूप में उत्तर के मैदान में गंगा के रूप में, यमुना के रूप में, ब्रह्मपुत्र के रूप में, इन सभी नदियों के रूप में, सिंधु के रूप में, इन सभी नदियों के रूप में बारहमासी बहता रहता है। इसलिए हमारी जो नदियां हैं, उत्तर की नदियां हैं, वह बारहमासी होती हैं। और अगर पानी होगा, नदियां होगी, तो इन्हीं की वजह से हमारा देश जो है वो उत्पादन कर पाएगा, कृषि योग्य हो पाएगा। क्योंकि वो पानी नहीं है तो कृषि करना बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए, हिमालय पर्वत मानसून रोककर पर्याप्त वर्षा करवाता है, जिस पर कृषि निर्भर है। तो हिमालय पर्वत के द्वारा ही मानसून रुकता है, वो बारिश करवाता है। और बारिश होगी तभी नहर जो होंगे, तालाब जो होंगे, वाटर लेवल जो होगा या फिर कृषि होगी, वो है इसी के द्वारा, इसी पर निर्भर रहती है। बारिश नहीं होती है तो मानसून नहीं होता है, तो कृषि अच्छी नहीं होती है, क्योंकि पानी नहीं है। पानी से ही कृषि निर्भर है। तो भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। भारत का 70% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश किसकी वजह से निर्भर है? हिमालय की निर्भरता पर ही कृषि पर निर्भर है। हिमालय की निर्भरता मतलब हिमालय है इसलिए मानसून है, मानसून इसलिए पानी है, पानी है इसलिए कृषि है। तो हिमालय जो है वो हिमालय पर्वत मानसून रोककर पर्याप्त वर्षा करवाता है। इसी वजह से यहाँ पर कृषि उत्पादन अधिक होता है। देखिए अगला पॉइंट, हिमालय नदियाँ अपने साथ अवसाद लाती हैं। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हिमालय नदियाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर भी हम पानी गिरा देते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली जितनी भी अवसाद, जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं वो भी बह जाते हैं। इसी तरह ये नदियाँ जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष से बह रही हैं। जब लाखों करोड़ों वर्ष से बह रही हैं तो अपने साथ ये छोटे छोटे कण मिट्टी के रूप में लाती हैं और यही मिट्टी के कणों को मैदान में फैला देती हैं। जब मैदान में फैला देती हैं तो हिमालय में बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि खेती के लिए, कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्या होता है कि जब ये अवसाद लाती हैं तो ये उपजाऊ मृदा बनाती हैं। उपजाऊ मृदा बनाती हैं तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। हर साल ये बाढ़ लाती हैं। हम हर साल देखते हैं कि कभी ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ गई है, कभी गंगा यमुना में बाढ़ आ गई है, कभी सिंधु के द्वारा बाढ़ आती है। लेकिन भारत में जो बाढ़ है वह गंगा यमुना
इसके अलावा कोसी और ब्रह्मपुत्र के द्वारा होती है। तो ये जब बाढ़ आती है तो पूरे मैदान में अपने में रस फैला देती हैं, उत्पादन में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। किसकी वजह से? हिमालय की नदियों के फैलाव से। देखिए, हिमालय पर्वत की वजह से ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोकता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि यहाँ पर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं जो कि बहुत ही ठंडी होती हैं, ध्रुवों से आती हैं, हिमालय के द्वारा रोक दी जाती हैं। हिमालय के द्वारा रोक दी जाती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बहुत अधिक ठंड होती है, बहुत अधिक ठंड होती है। किसकी वजह से? साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं के द्वारा। कौन रोक लेता है? हिमालय। देखिए, हिमालय पर्वत में विभिन्न संभावित संसाधन पाए जाते हैं। देखिए, हिमालय में बहुत अधिक संसाधन पाए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि टेथिस सागर था। टेथिस सागर में बहुत अधिक जलीय जीव थे, मछलियाँ थी। जब ये टेथिस सागर बन रहा था तो बड़ी मात्रा में इन सभी को क्या हुआ, ये सभी उसी में मर गए, उसी में फंस गए। इस वजह से कह सकते हैं कि हिमालय में बड़ी मात्रा में आज भी मिनरल्स हैं, आज भी पेट्रोलियम है, जस्ता है, कोबाल्ट है और भी बड़े बड़े जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं। मगर इनका निष्कासन, इनका खनन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये जो पूरा हिमालय है वो चट्टानों के रूप में बना हुआ है और चट्टानों में खनन करना बहुत ही कठिन है। तो हिमालय पर्वत में विभिन्न संभावित संसाधन पाए जाते हैं, जिसमें जस्ता, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, कोयला व पेट्रोलियम भी पाया जाता है। माना जाता है कोयला, पेट्रोलियम भी इसमें है, लेकिन इसका खनन करना बहुत ही कठिन है। देखिए, अब हम देखते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत हम देखते हैं तो जब हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं, हिमालय पर्वत के 445 मीटर के ऊपर देखते हैं तो कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। हम अगर 4500 मीटर के नीचे आते हैं तो कई वनस्पति पाई जाती हैं, अच्छे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसकी लकड़ियाँ जो हैं बहुत ही महंगी हैं। जिस वनस्पति के अंतर्गत आते हैं शीशम, चीड़, देवदार और सागवान, और भी कई ऐसे लकड़ियाँ हैं, कई ऐसे वृक्ष हैं जिसकी जो लकड़ी होती बहुत ही महंगी है। इसके बाद देखते हैं हिमालय पर्वत में जैव विविधता पाई जाती है। देखिए, जैव विविधता होती है कि एक जीव दूसरे जीव पर, दूसरा जीव तीसरे जीव पर, मतलब सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जहाँ पर अच्छा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ ही जैव विविधता पाई जाती है। तो हिमालय की वजह से ही जैव विविधता का निर्माण होता है, एक अच्छी जैव विविधता का निर्माण होता है। इस पर पशु पक्षी भी निवास करते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत पर आयुर्वेदिक का भंडार है। हम देखते हैं कि कई औषधियाँ और कई जड़ी बूटियाँ आज भी हिमालय में पाई जाती हैं। कई ऐसी पुरानी औषधियाँ हैं जो कि बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल में नहीं पाई जाती दवाई, वो हिमालय में जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं जड़ी बूटियों के द्वारा बनाई जाती हैं आयुर्वेदिक दवाएं। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय में बहुत बड़ा भंडार है आयुर्वेदिक का। तो अब हम देखते हैं, अभी हमने हिमालय की कुछ विशेषताएं देखी और हिमालय के कुछ महत्व। अब हम देखते हैं हिमालय की संरचना कैसी है, कौन कौन सी इसमें श्रृंखला पाई जाती हैं, कौन कौन सी नहीं पाई जाती, कहाँ पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, यहाँ पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा पर्वत तक है। ठीक, इस जो मुख्य हिमालय है, जो एक संरचना है, तो देखिए इस हिमालय के पहला जो हिमालय है, हिमालय का जो पहला भाग है उसको कहते हैं पार हिमालय। पार हिमालय क्यों कहते हैं? मुख्य हिमालय की ये पार है, उस पार है, या फिर सबसे उत्तरी है। तो देखिए, इसमें 3 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं बड़ी बड़ी। भारत में 3 श्रृंखला पाई जाती है। पहली है काराकोरम, पहली श्रृंखला है काराकोरम। दूसरी है दक्षिण में है लद्दाख श्रृंखला। तीसरी है जास्कर, और इसी का एक भाग है काराकोरम का कैलाश, जो कि तिब्बत में फैली हुई है। तो अभी हमने देखा कि जो पार हिमालय है या ट्रांस हिमालय है, जो कि मुख्य हिमालय के उत्तर में है, इसके अंतर्गत 3 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं भारत में।
पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर। अब हम दक्षिण में आते हैं। पहली श्रृंखला ये है। इसके अलावा दूसरी में आते हैं। दूसरी श्रृंखला शुरू होती है नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत हिमाचल प्रदेश में जाते हुए उत्तराखंड में, नेपाल के मध्य से जाते हुए सिक्किम में आती है, भूटान के बाद यह तिब्बत की ओर जाके और ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, और यहाँ पर भी ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो देख रहे होंगे ये बृहद हिमालय है, इसको कहते हैं महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, जो कि कटा छटा नहीं है, एकदम लाइन वाला है। दक्षिण में ये पश्चिम के दक्षिण में मुड़ जाता है। एक श्रृंखला है पाकिस्तान में सुलेमान कहते हैं, और एक श्रृंखला है अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश कहते हैं। ये दक्षिण में मुड़ जाती है। इसके अलावा जो तीसरी श्रृंखला है इसको कहते हैं लघु श्रृंखला या मध्य श्रृंखला, कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जो कि बीच में कटा छटा हुआ है। यहाँ पर पीर पंजाल है। इसी तरह ये और इसी मध्य व लघु हिमालय के दक्षिण में है वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय माना जाता है कि इसी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के जो सिरे थे, चोटियों के सिरे थे, उनके टूटने की वजह से इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ? शिवालिक व वाय हिमालय का। तो देखिए अभी हमने ये देखे कि ये एक ट्रांस हिमालय है। हिमालय के 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय। अभी इन सभी चीज़ों को हम आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक के बारे में पढ़ेंगे, क्या मतलब है, क्यों कहते हैं। इसके बाद है तीसरा हिमालय, लघु व मध्य हिमालय। चौथा है वाय व दक्षिणी हिमालय, इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो इस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियाँ आती हैं। पहली है ट्रांस, बृहद, लघु और दक्षिणी या फिर शिवालिक। तो आने वाले क्लास में हम हिमालय के एक एक भाग के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या क्या इसमें चोटियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं। ऐसी बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी हिमनद हैं। इसी तरह हम सभी के बारे में आने वाले क्लास में पढ़ेंगे अभी। तो आज हमने हिमालय, अब देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ा, हमने क्या नहीं पढ़ा आज। तो देखिए हिमालय की विशेषताएँ पढ़ी हैं। हिमालय की क्या क्या विशेषता हैं, आपको एक ही जगह ये 15 से 20 जो विशेषताएँ हैं, अगर हिमालय से संबंधित कोई भी विशेषता आती है या वन लाइनर क्वेश्चन आता है तो आपको इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। तो अभी हमने हिमालय की विशेषताएं देखी, उन विशेषताओं में कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कौन कौन श्रेणी पाई जाती, किस युग में हुई है, इस पर्वत को क्या क्या कहते हैं, इसका एरिया कितना है, इसके अलावा इसकी जो किस किस राज्य में है हिमालय, इसके अलावा किस किस देशों में है, इन सभी विशेषताओं का भी हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने अभी हिमालय के महत्व पढ़े। हिमालय के महत्व जो है वो राजनीतिक रूप से अलग करता है देश को। इसके अलावा हमने ये देखा कि किस तरह से सामाजिक लाभ हैं, किस तरह से आर्थिक लाभ हैं, इन लाभों को देखा। हिमालय के क्या क्या महत्व हैं और हिमालय की कौन कौन सी श्रृंखला हैं। तो बने रहिए आप, और आने वाले क्लासों में आप देखिए कि हिमालय को किस तरह से हम विस्तार से पढ़ेंगे।